हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल का अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल से तात्पर्य है पृथ्वी के आसपास क्या स्थित है। तो जैसा कि हमें मालूम है, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। लेकिन ऐसा जीवन संभव कैसे है? तो ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि पृथ्वी के आसपास जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण में कुछ चीज़ें मौजूद हैं जिसके लिए जीवन जरूरी होता है, जैसे कि भूमि, जल और हवा। ये तीनों के तीनों पृथ्वी पर मौजूद हैं। और इस पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं जैसे कि भूमि से रिलेटेड जो बातें हैं उन्हें भूमंडल कहा जाता है, हवा से रिलेटेड को वायुमंडल और जल से रिलेटेड को जलमंडल। भूमंडल जो पृथ्वी का वह ठोस भाग होता है जिस पर हम रहते हैं। वायुमंडल होता है जो पृथ्वी के चारों तरफ जो एक परत है, जो हवा है, उस हवा में बहुत सारी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत गैसें हैं, तो उसे बोला जाता है वायुमंडल। उसके अलावा है जलमंडल, जो हमारे चारों तरफ एक पृथ्वी पर जल का बहुत बड़ा भूभाग है, तो उसे मिला करके बोलते हैं जलमंडल। जल में बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, जैसे बर्फ, जल और जल वाष्प। उसके अलावा जहां पर ये तीनों चीजें मिलती हैं, जहां पर जीवन संभव होता है, उस भाग को बोलते हैं, एक सीमित क्षेत्र को बोलते हैं जीवमंडल। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं और वहां पर सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया पृथ्वी के परिमंडल के बारे में। अभी इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भूमंडल के बारे में। भूमंडल क्या होता है? भूमंडल, भू मीन्स पृथ्वी। तो पृथ्वी का जो ठोस भाग है, यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, उसे बोला जाता है भूमंडल। तो भूमंडल किससे मिलकर के बनता है? पृथ्वी की जो ऊपर की परत होती है, भूपर्पटी, तो उसके ऊपर चट्टानें होती हैं, और जो मिट्टी की जो परत है उसको मिलाकर के जो बनता है उसे बोलते हैं भूमंडल। भूमंडल पर क्या मिलता है? हमारे लिए जो पोषक तत्व हैं, जीवों के लिए, जीवन के लिए, वो पोषक तत्व मिलते हैं। पृथ्वी की जो सतह है वो दो भागों में बटी है। पृथ्वी को अगर आप देखेंगे तो उस पर या तो जमीन है या फिर पानी है। तो जो जमीन वाला भाग है वहाँ पर हमने महाद्वीपों में उनको बांट दिया है, और जो पानी वाला भाग है उसे हमने महासागरों में नाम लेकर के बांट दिया है। आगे हम चित्र में दिखाएंगे आपको। अभी अगर जब हम कभी किसी भी जगह की बात करते हैं, जैसे कि आपने रेलवे स्टेशन या फिर बहुत सारे जो बोर्ड हैं उन पर देखा होगा कि औसत ऊंचाई समुद्र तल से, तो किसी भी जगह की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से क्यों ली जाती है? क्योंकि जो समुद्र का तल है, समुद्री जल का तल सभी जगह पर समान होता है, इसलिए हमेशा स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है और समुद्र तल को शून्य माना जाता है। आगे से आपको याद रहेगा, कभी भी आप देखेंगे किसी रेलवे स्टेशन पर, जहां पर रेलवे स्टेशन का नाम डला हुआ होगा, उधर नीचे लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई इतने मीटर, इसीलिए समुद्र तल से मापा जाता है। अभी यह है पूरी पृथ्वी का एक चित्र, जिसमें आपको आगे का एक तरफ का एरिया दिखाया जा रहा है, या यूं कहिए पूरी की पूरी पृथ्वी को एक पेज पर 2 डायमेंशनल में दिखाया जा रहा है। तो पृथ्वी में दो भाग हैं, एक तो पानी पानी है पूरा, और दूसरा है जमीन। जमीन को हमने अलग अलग महाद्वीपों में बांट दिया है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। और महासागर कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, और आपका है दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये कुछ जो जगह हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अभी इसमें कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं जिन्हें मैं चित्र के साथ समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। आपको कुछ चीज़ें मालूम होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जमीन से, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और विश्व का सबसे जो गहरा भाग है वो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, जो ये फिलीपींस है, फिलीपींस के पास है मरियाना गर्त, और इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। तो आप ये सोच भी नहीं सकते हो कि पृथ्वी में जितने ऊंचाई पर पर्वत हैं, उससे ज़्यादा गहराई पर समुद्र के अंदर पर्वत भी हैं। समुद्र के अंदर पर्वत भी है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। उसके अलावा माउंट एवरेस्ट की बात हुई है, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए। ये देखिए, 29 मई 1953 को ये लोग एवरेस्ट पर चढ़े थे, सबसे पहले व्यक्ति थे। उसके बाद जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी, जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा।
और भारत की जो पहली महिला थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल, जो कि सबसे पहले वहां पर चढ़ी थी। ये जानकारी आपको मिल गई, याद रखिए इसको। अभी अगर बात करते हैं स्थल एरिया में, तो स्थल एरिया में महाद्वीप जो है 7 महाद्वीपों में बांटा है, उनके नाम मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले बात करते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी के पूरे जो स्थल भाग है उसका 1/3 भाग में यही अकेला फैला हुआ है। और जैसा कि आपको पता है ये 0 डिग्री है, यहाँ से पूर्व का साइड ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम का साइड ये पश्चिमी गोलार्ध। तो एशिया महाद्वीप पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध में आ जाता है और जो कर्क रेखा है वो इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। एशिया और ये यूरोप, इसके बीच में जो ये बॉर्डर है वो यूराल पर्वत से बनता है, या यूं कहिए एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत स्थित है। और एशिया और यूरोप को अगर मिला दिया जाए तो यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया भी बोला जाता है। अगली बात करते हैं उसके बगल में जो महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप के। यूरोप महाद्वीप पे आप देख सकते हैं आकार में एशिया से काफ़ी छोटा है। और आर्कटिक व्रत जो है वो यूरोप महाद्वीप से गुजरता है। जो आर्कटिक महासागर जैसे 66 डिग्री के ऊपर आर्कटिक व्रत है वो यूरोप महाद्वीप से होकर के गुजरता है। यूरोप महाद्वीप है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। नीचे भूमध्य सागर, इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर और इसके उत्तर में है आर्कटिक महासागर। उसके बाद बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि दूसरे नंबर पर है ये क्षेत्रफल में। और ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि ये तीनों रेखाएं गुजर रही हैं, विषुवत व्रत यानी कि भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। तो इस चीज़ को याद रखिए, इस पॉइंट को। और अफ्रीका महाद्वीप का एक बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि विषुवत व्रत से ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, तो ये एरिया पूरा उत्तरी गोलार्ध में है। अभी आप इस लाइन से एक चीज़ और देख लीजिए पूरी दुनिया में कि उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिमम स्थल एरिया है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जो पानी और जो जमीन है वो बराबर है लगभग, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल एरिया बहुत कम है, यहाँ पर पानी ज़्यादा पाया जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप में कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि सहारा मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। उसके अलावा जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है, नील नदी, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। इसके बाद जो हम बात करते हैं तो अगला जो महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका और एशिया के बाद। और यह दक्षिणी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में आप देख रहे हैं एक पतली सी एक लाइन है, तो एक पतली सी ये पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। अभी आपको यहाँ पर डाउट होगा स्थल संधि और जल संधि में क्या अंतर है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए उत्तरी अमेरिका यहाँ बना हुआ है और ये दक्षिणी अमेरिका, ये पतली सी एक लाइन से जुड़ा हुआ है जो देखेंगे पनामा स्थल संधि। स्थल संधि होता क्या है, स्थल का एक संकरा यानी कि पतला भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये इतने बड़े बड़े 2 स्थलीय भागों को सिर्फ इस पतले से भाग से जोड़ रहे हैं, इसे बोलते हैं स्थल संधि। अब यहाँ पर आपको डाउट आता होगा जल संधि क्या होता है फिर, तो जल संधि का भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक पतला सा जो ये राम सेतु है, वहाँ पर पानी की एक पतली सी लाइन है जो कि बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर या फिर हिंद महासागर जो है इसको आपस में जोड़ती है। यानी कि जैसे ये 2 जमीन के 2 बड़े भूभाग को एक पतली सी लाइन से जोड़ा जा रहा था स्थल संधि, ऐसे ही पानी के 2 बड़े भूभागों को एक पतली सी लाइन से जोड़ा जाता है पानी से, वो होता है जल संधि। यानी कि जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। अभी आपकी बात क्लियर हो गई। हम बात कर रहे थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, तो यहाँ से आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो पश्चिमी गोलार्ध और उसका अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये भी महासागर 3 महासागरों से घिरा हुआ है, जैसे कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और ऊपर आर्कटिक महासागर से भी घिरा हुआ है। अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में। दक्षिणी अमेरिका, इससे 2 लाइनें होकर गुजरती हैं, मकर रेखा और भूमध्य रेखा या फिर विषुवत व्रत, और इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में ही आता है। ये जो नीचे का भाग है, दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में है प्रशांत महासागर। और विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, ये भी दक्षिणी अमेरिका में ही स्थित है। और सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन, ये भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ये रही भूमध्य रेखा, तो ये पूरा का पूरा महाद्वीप पूरी तरीके से
दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस चीज़ को भी याद रखिए। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम द्वीपीय महाद्वीप भी बोल सकते हैं क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से, महासागरों से घिरा है। और सबसे अंतिम में जो है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो दक्षिणी जो ध्रुव है वहाँ पर है। अंटार्कटिका को आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है ये भी। और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ये दक्षिण ध्रुव में स्थित है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ है। यहाँ पर किसी भी स्थायी मानव का निवास नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे देशों के शोध केंद्र हैं। भारत के भी शोध केंद्र यहाँ पर हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये कुछ बातें आपको मिल गई स्थल एरिया के बारे में। अभी हम अगर बात करते हैं जलमंडल, तो पृथ्वी पर जलमंडल क्या क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जल ज़्यादा है। पृथ्वी का 71% जो भाग है, आप देख भी सकते हैं, वो पानी से घिरा हुआ है और ओनली 29% पर ये जमीन है। अब जलमंडल में क्या होता है? जलमंडल में जल के सभी रूप आ जाते हैं, जैसे कि महासागर, बर्फ कहाँ पर है, पहाड़ों पर बर्फ भी है, छोटी छोटी झीलें हैं, जलवाष्प, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं जलमंडल में। और पृथ्वी पर जो पूरा का पूरा जलमंडल है उसका 97.5% जो है वो महासागर है। और महासागर का पानी कैसा होता है? खारा पानी होता है, जिसे हम यूज नहीं कर सकते हैं अपने पीने के लिए। तो ओनली कितना 2.5% जो पानी है जो कि हम अपने यूज में ले सकते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में, हमारे पृथ्वी पर बहुत सारी जगह पर पीने के पानी की कमी भी है। महासागर, अभी अगर सबसे पहले महासागरों के बारे में बात करें तो महासागर जो है, महासागर में जो पानी है वो हमेशा गतिमान रहता है। गतिमान कैसे कैसे रहता है? क्योंकि तरंगें दिखाई देती हैं हमें, ज्वार भाटा आते रहते हैं समुद्र में, और इसमें बहुत सारी धाराएं हैं महासागर की। तो ये जो 3 फैक्टर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, याद रखिए, तरंगें, ज्वार भाटा और महासागरी धाराएं। अगर हम महासागरों की बात करें बड़े से छोटे के क्रम में, टोटल 5 महासागर हैं। सबसे पहले है प्रशांत महासागर, उसके बाद है अटलांटिक महासागर, उसके बाद है हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये कुछ महासागरों के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी। अगर हम साइज के हिसाब से बात करते हैं, महासागरों के नाम के बाद इस चैप्टर की जो बाकी डिटेल है वो मैं अगले पार्ट में कंप्लीट करूंगा। अगले पार्ट को देखने के लिए आप अगली वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों।